काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास पेंशन नाम का कोई कवच नहीं है कि आने वाली पीढ़ी पर कितना बोझ डालेंगे। बहुत सही बात है, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपसे। तो आप तो राज्यसभा सांसद रहे हैं, लोग विधायक भी हैं, एक्स विधायक भी हैं, क्यों लेते हैं पेंशन? वाली पीढ़ी के लिए क्या आप सरकारी कोष से, खजाने से सब कुछ पीछे रिटायर्ड लोगों के लिए या पीछे की पीढ़ियों को देने के लिए छोड़ दे, या उसके लिए रख दे और आगे आने वाले देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कुछ ना रहे? 4 करोड़ कर्जा था गुजरात में और आज की तारीख में 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गए। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक कारण है कि सरकार के घाटे जो है वो उससे बढ़ जाएंगे? हेलो दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं कि कैसे एक प्रवक्ता ये बयान दे रहे हैं कि अगर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी तो सरकार के ऊपर इसका बहुत बोझ पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत बड़ा कर्जा छोड़कर चले जाएंगे। उनका कहना है कि क्या हम सरकार का सारा पैसा इन कर्मचारियों को दे दें जो रिटायर्ड हो गए हैं। तो उनका मतलब है कि कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी सरकार के हित में काम करते करते निकाल देता है और बुढ़ापे में उसको कुछ भी ना दिया जाए। तो न्यूज एंकर ने उनकी हेकड़ी निकाल दी है, उनसे पूछ लिया है कि यदि आप पुरानी पेंशन ले सकते हैं, अगर आप एक बार विधायक बन गए, एक बार मंत्री बन गए, एक बार सांसद बन गए, तो आप पुरानी पेंशन जितनी बार बनते हैं उतनी बार ले सकते हैं, तो क्या कर्मचारियों को पेंशन देने पर सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा? आइए सुनते हैं प्रवक्ता को और क्या क्या बहस हुई, आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि पेंशन मिलने वाली है कि नहीं। पूछना चाहता हूँ इस वक्त 1 मिनट के लिए, मैं पार्टी के प्रवक्ता के ना हैसियत के नहीं, बल्कि चूंकि मैं प्रोफेशनल भी हूँ, एक प्रोफेशनल की हैसियत से बात करना चाहता हूँ कि क्या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप समझते होंगे डिफाइंड पेंशन स्कीम, डिफाइंड पेंशन प्लान जो है, जो स्कीम होता है, और डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी फंड जो है, दोनों में जो कंट्रीब्यूटरी प्लान जो है, दोनों में फर्क क्या है? आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आप सरकारी कोष से, खजाने से सब कुछ पीछे रिटायर्ड लोगों के लिए या पीछे की पीढ़ियों को देने के लिए छोड़ दे, या उसके लिए रख दे और आगे आने वाले देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कुछ ना रहे? आज अगर आप देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है देश का, और उसमें खासकर जो, अगर आप एक छोटा सा एनालिसिस कीजिए कि अगर पेंशन जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान ही रहता तो आज कितना बड़ा दबाव होता है सरकार पे, खजाने पे, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है तो उसके फायदे भी है, अगर उसके एक अश्योर्ड आपको बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसा आप देखिए, आप सुन सकते हैं कैसे प्रवक्ता बता रहे हैं कि यदि सरकार पुरानी पेंशन लागू करके रखती तो सरकार के ऊपर कितना बोझ आ जाता, और यदि आपको पुरानी पेंशन ना मिलने के नुकसान हो रहे हैं तो नई पेंशन आने के ये प्रवक्ता आपको लाभ गिनाते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार के जितने भी मुआयदे होते हैं वो सरकार की ही तरफदारी करते हैं। एम्प्लॉय और कर्मचारियों के हित में बात करना इनको बहुत ही मुश्किल लगता है। आइए इनका और सुनते हैं आगे क्या क्या बताया है। जो रेगुलेटर है वो स्कीम जो है वो इन्वेस्टमेंट जो गाइडलाइन देता है, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन में ऐसा नहीं कि मार्केट अच्छा है इक्विटी में सब डाल रहे हैं, उसमें भी कई रिस्ट्रिक्शन है, कितना परसेंट इक्विटी में डाल सकते हैं, कितना डेट में डालना है, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है, कितना स्टेट डेवलपमेंट लोन में डालना है। सीएजी ने 2019 में थोड़ा रेड फ्लैग किया था एनपीएस के पैसे जहां निवेश हो रहे हैं कि उस पर कितना विश्वास, भरोसा। पूरी बात सरकार की रिपोर्ट है, पूरी बात बोलिए पूरी बात सुन लीजिए ना कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि संदीप जी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन को पहले उसमें ही पेंशन चाहिए। क्या एक देश में 3 करोड़ के अलावा बाकी 47 करोड़ वर्कफोर्स जो है उनको पेंशन नहीं चाहिए? और उनको पेंशन चाहिए तो क्या प्राइवेट कंपनियां देने के लिए तैयार हैं? क्या आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम करते हैं, क्या पेंशन स्कीम लागू कर सकते हैं? क्या अगर पेंशन स्कीम जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान हो तो क्या आपके जो कैश फ्लोज आगे की है उसमें इतनी अनसर्टेनिटी क्या? तो दोस्तों, आपने इनको सुना, ये क्या कह रहे हैं कि यदि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी गई तो कितने 50 करोड़ कर्मचारी जो प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं उनको भी पेंशन चाहिए। आप महोदय पहले जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको पेंशन दीजिए, उसके बाद आप एक कमेटी बनाइए। अगर आपको प्राइवेट कर्मचारियों को भी पेंशन देनी है तो उनको भी पेंशन दीजिए, परंतु आप ऐसे बहाने मत बनाइए कि इनको देंगे तो उनको भी देनी पड़ेगी। आप सरकार में हैं, आप
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हित में काम कीजिए। आपको इनको पेंशन देनी पड़ेगी और उनके लिए आप कानून बनाइए कि उनको पेंशन हम कैसे देंगे। आइए और सुनते हैं क्या क्या कहा है महोदय ने। को 20,000 मिलता है, 2 बार वाले को 40,000 मिलता है और जो 5 बार होते हैं उनको 60-70 हजार रुपए मिलता है। मिलता है नहीं, 5,20,000 किसी सैलरी से आप उसको अगर पंजाब का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, छोटे छोटे सवाल हैं। अगर पुरानी पेंशन योजना आने वाली पीढ़ी पर बोझ बनेगी, जो आप कह रहे हैं और जानकार भी कह रहे हैं, तो सेना में पुरानी पेंशन योजना क्यों लागू है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। मैं दोनों तरफ से ये मैंने कहा 1 मिनट के लिए मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे बात कर रहा हूं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। मैंने सिर्फ वो जो है आपके सामने रखा। अब सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं कि कितने के लिए भी नहीं, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए, सरकार को जवाब देना होगा और सरकार अर्धसैनिक बलों को भी ओपीएस देगी पुरानी पेंशन। तो बाकी सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि या तो देश में कानून ऐसा आ जाए जिसके लिए सबके लिए प्राइवेट कंपनियां भी दें। संदीप जी क्यों उससे पीछे रहे भाई? संदीप जी को भी पेंशन पर मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अभी उस पॉइंट पर आऊंगा। एक तीसरा सवाल, 1 मिनट। तो देखिए, सरकारी कर्मचारी जो होता है उसकी तनख्वाह गारंटीड होती है ना, कि महीने के आखिरी दिन या अगले महीने के पहले दिन आपके खाते में तनख्वाह आ जाती है। वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो गारंटीड है। तो पेंशन गारंटीड क्यों ना हो जाए? एनपीएस की जो रिटर्न अच्छे आएंगे, वो रिटर्न गारंटी क्यों ना कर दिए जाए, जो जगनमोहन रेड्डी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। ये तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए किसी भी कर्मचारी को। अब देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। अभी छोड़िए, मैं इस वक्त आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछता हूं जी। आपके पेंशन जो है लायबिलिटीज लंबी है, एक्चुअल वैल्यूएशन आप निकालेंगे, उसमें डेफिसिट आप डाल देंगे, जो भी अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है आपको, वो पेंशन स्कीम के जो भी प्लान है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यूएशन में करके। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आज के दिन में इस देश में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती है या फिर और भी जो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, वो कितना लॉन्ग डेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है? क्या हमारे पास डेप्थ ऐसा है? क्या हम गारंटी करते हैं? क्या हम डाल सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो कि एक तो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन है आपकी, लिमिटेशन कितना आप डाल सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कितना आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कितना स्टेट डेवलपमेंट में, कितना इक्विटी में, बट क्या आपके पास इतनी लॉन्ग डेटेड इंस्ट्रूमेंट है कि आप पेंशन लायबिलिटी को डिफाइन गारंटी कर दीजिए? देखिए, समस्याएं हैं, ऐसे कहना नहीं सरकार को। आपने इस्तेमाल किया, सरकार के आपका पुराना बैंकर जाग गया और मुझे वो अच्छा लगा, आपने लायबिलिटी शब्द की इस्तेमाल की कि वो देनदारी खड़ी होती है। तो ये 10,09,513 करोड़ रुपए के एनपीए जो डिक्लेयर हुए, 10,09,513 करोड़, और आप अभी बैंकर वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे, पर सरल भाषा में वो बट्टे खाते में चले जाते हैं। वो एक्सपोजर सहन करने की शक्ति तो है हमारे पास। सरकारी कर्मचारी को गारंटीड पेंशन की बात की जाए तो लायबिलिटीज का हवाला दिया जाता है। क्यों? नहीं संदीप जी, 2 चीजें हैं यहाँ पर समझ। देखिए, 2014 से जो पहले सरकारें थी उन्होंने बैंकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम कोई बैंकों में दखल अंदाजी नहीं, और क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होना चाहिए था, अब मैं आगे बढ़ के बोलूंगा कि इन लोगों ने पैसा फ्री में बांटा, कमीशन खाया, कमीशन खोर थे लोग। इसलिए कि उस वक्त अगर डेट कर से रिपोर्ट आई है, आप भी पढ़िएगा उस रिपोर्ट को, तो उससे पता चलेगा 67% ऐसे लोन दिए गए थे जो डे 1 में एनपीए था। क्यों? एबिटा जो होता है वो नेगेटिव एबिटा था डे 1 में, मतलब आपको उस दिन में ही पता चल रहा था कि आगे आने में पैसा कभी इतना बनाए कि नहीं कि ये 2014 में कितने एनपीए थे बैंकों पर? तो इसके बारे में ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं देखते, आप इस तरह से बैंक में नहीं देखते। आपको मैं सिर्फ आपके चश्मे से देखूं, होते रहते। नहीं, सवाल बड़ा सरल है। 2014 में बैंकों के जितने एनपीए थे, 2023 में वो कम हो गए थे, उससे 2.5 गुना हो चुके हैं। अरे भाई, पॉलिसी के 7,500 करोड़ है ना हिमाचल का, वो वापस नहीं मिलेगा तो अधर में लटका रहेगा सरकारी कर्मचारी। तो आपके लिए भी फांस है। देखिए, मैं समझता हूं कि फांस नहीं होनी चाहिए, और उसका एक कारण है जो आपने शुरू संदीप भाई कहा, ओल्ड एज की लाठी का सहारा है, तो डिपेंडेंट हो जाता। अगर पुरुष की जो मेल मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बुजुर्ग महिला जो घर पे बचती है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही हैं, और वो केवल बेसिक सैलरी का हाफ, और उसमें 7 मेडिकल फैसिलिटी है।
इसके अलावा कोई तीसरी चीज वहां पर नहीं है। बेसिक कहा प्लस मेडिकल। अब देखिए कि पिछले कुछ दिनों से हमारे समय पे यूपीए के समय में पे कमीशन आया, 6 आया, 7 आया। 9 साल से पे कमीशन कहाँ है किसी को नहीं पता है। एक तरफ गवर्नमेंट जॉब्स कम होते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट में चाहते हैं कि अच्छे एफिशिएंट लोग आए, तो उनको कहीं ना कहीं कोई तो बेनिफिट किसी तरह का दिखना चाहिए। क्या नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो गारंटीड के रूप में हो, चाहे किसी भी चीज के रूप में हो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी सोशल असेसमेंट सर्वे कराया? क्या उन्होंने कोई भी इकोनॉमिक सर्वे करा के साहब ये ऐसा करने से इस तरह से हो जाएगा और इतना नुकसान हो जाएगा? अब आप जफर भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब उससे नुकसान हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ कि 2.5 लाख करोड़ के करीब आरबीआई से ले लिया, एसेट्स बेच दिए, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया। क्या ये भी सब देश हित में था? मोदी जी जिस समय पर सीएम बने थे 9,000 करोड़ कर्जा था गुजरात पे, और आज की तारीख में 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक कारण है कि सरकार के घाटे जो हैं वो उससे बढ़ जाएंगे? बहुत से रास्ते हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जैसा कि आपने कहा कि 10 लाख करोड़ के करीब एनपीएस हुए, माफ किए गए, 5 लाख करोड़ के करीब जो टैक्सेस थे उनको छोड़ा गया। वो तो सब हो सकता है। मैं समझता हूं कि राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर एक पूरी थॉरो स्टडी करनी चाहिए। आपने की है? उसके बाद एक मिनट आलोक भाई, एक मिनट, हिमाचल में आपने स्टडी की है? जो खुद कमाती है सरकार हिमाचल की, ओन टैक्स रेवेन्यू जिसे कहते हैं, खुद का राजस्व, वो है 9,090 करोड़ का। उसमें से 7,266 करोड़ तो पेंशन के रूप में ही जाएगा, लगभग 80%। एग्जैक्ट फिगर बता दूं 79.93%। कैसे पूरा पाटोगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम इसको पूरा देखें, पिछले बजट का भी अगर देखें तो 22% पैसा ऐसा था जो राज्यों का नहीं दिया गया। जीएसटी का तमाम बड़ा शेयर राज्यों को नहीं दिया गया। अगर केंद्र सरकार अपनी तमाम चीजों को ठीक समय पर, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका सम्मान करेगी, तो ये चीजें भी कवर अप होंगी। और अगर कोई राज्य पिछड़ा भी रहता है उस चीज में कि रेवेन्यू का उसका कहीं पर डेफिसिट आ रहा है, तो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए उसके अंदर। मैं समझता हूं कि अब आज की तारीख में जितने भी राज्यों की रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, उसमें मूल जड़ जो है वो केंद्र सरकार है, चाहे वो बीजेपी शासित हो और चाहे वो। पर सरकारी कर्मचारियों की तो दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। आपने एक वो लॉलीपॉप दिखा दिया, हाँ जी आधी तनख्वाह मिल जाएगी रिटायरमेंट पर उसका एनपीएस का पैसा अटका हुआ है। वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, पीएफआरडीए सबने साफ कह दिया हम तो नहीं दे सकते वो पैसे। तो न्यूज एंकर ने बताया कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को एनपीएस का पैसा खा जाएगी, और उन्होंने बताया है कि वो पहले भी मना कर चुके हैं कि वो आपका एनपीएस का पैसा नहीं देंगे। और जो एक प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया है कि यदि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है और यदि वो अपने पूरे राज्य के बजट का 30-40% कर्मचारियों की पेंशन में दे रही है, तो उसमें केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए कि उनको अलग से पैकेज दिया जाए उन राज्यों को जो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे रहे हैं। तो आइए और क्या क्या बात हुई आगे। नहीं करती है। अगर लाखों करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और जीएसटी कलेक्शन लगातार बल्ले बल्ले और बम बम हो रहा है, तो राज्यों में। जफर भाई आपको मौका देंगे, अभी आलोक शर्मा की बारी है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर जीएसटी कलेक्शन और तमाम टैक्सेस का कलेक्शन बम बम हो रहा है, तो राज्यों को पैसा देने में क्या आपत्ति है? नहीं, क्या ये जो गारंटीड पेंशन स्कीम है आलोक भाई, देखिए 3 करोड़ ही तो है सरकारी कर्मचारी, और बाकी वो 47 करोड़ जिसका जिक्र कर रहे थे जफर इस्लाम, उनके लिए क्या वो कोई सुरक्षा कवच, वो बुढ़ापे की लाठी, वो सहारे देने के लिए एक लाठी उनको जरूरत नहीं है कि गारंटीड कर दो। एनपीएस ओपीएस अगर मिला भी दिया जाए, आंध्रा में जो चलाया जा रहा है कि भाई 33% गारंटी कर दो। मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट भी हैं, मुकेश आनंद, वो भी ये कहते हैं कि भाई 50% ना दो, 35 कर दो, 33 कर दो, 30 कर दो या 40 कर दो, पर इसका दायरा तो बढ़ाया जाए। दायरा बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा है, और लोगों को जरूरत नहीं इस सुरक्षा कवच की। नहीं, सुरक्षा कवच की जरूरत है, और सुरक्षा कवच कई रूप में दिया जाता रहा है। एक सब्सिडीज के रूप में भी सुरक्षा कवच के भी महंगाई से उनकी मार कम हो, वो पूरे समाज के लिए था। सुरक्षा कवच हेल्थ के रूप में भी था। सुरक्षा कवच तमाम तरह से सरकारें देती आई, लेकिन जिस तरह से सब्सिडीज जो 1.5 लाख करोड़ के करीब की 2014 में आज 0 पर पहुंच गई। एक तरफ ये सरकार महंगाई की मार मारी, दूसरी तरफ सुरक्षा कवच के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। जिस तरह से आज तमाम हेल्थ की
अनकंफर्टेबल काम नहीं हो जाएगा? केंद्र में बीजेपी बता रही है, आने वाली पीढ़ियों पर दबाव क्यों डाल रहे हो, और उन्हीं की राज्य में जहां वो सत्ता में हिस्सेदार हैं वहां ओपीएस लग जाए या जीपीएस आ जाए? संदीप जी, बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे जी, बालासाहेबांची शिवसेना का सरकार हो, हमारा सरकार हो, या हमारे साथ बीजेपी महाराष्ट्र में हो, या जगन रेड्डी जी की सरकार हो, हम सब बीजेपी के एलाइज हैं और हम जनहित और लोकहित में काम कर रहे हैं। और अगर हमने सोचा है कि ऐसा कुछ, तो ये जनहित है, तो सरकार एनपीएस चलाने पर आमादा है, वो जनहित नहीं है। एक बार आप कहते हैं कि एक इन महोदय को सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार करती है वो जनहित में करती है, कर्मचारियों के हित में करती है, कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जाते हैं। तो क्या कर्मचारियों की पेंशन छीनकर, कर्मचारियों का बुढ़ापे का सहारा छीनकर उनके जनहित में काम किया जा रहा है? क्या कर्मचारियों के हित में ऐसे काम करेंगे तो कर्मचारी कैसे अपना आगे का भविष्य और व्यतीत करेंगे? और सुनते हैं क्या क्या कहा है इन महोदय ने। क्रंचिंग में सक्सेसफुल होते, मैं तो चैलेंज देता हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस की सरकार कभी नहीं कर पाएगी ये, लेकिन बीजेपी की सरकार, जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार और एकनाथ शिंदे उन्होंने जी तो की बहाल सरकार कर दिया, 4 राज्यों में तो बहाल है, 3 कांग्रेस शासित है और 1 आम आदमी पार्टी शासित। हिमाचल प्रदेश की लोक संख्या जो 70 लाख है और महाराष्ट्र की लोक संख्या जो 13 करोड़ है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो आप कंपैरिजन तो छोड़ दीजिए। नहीं, राजस्थान भी है, दूसरी बात आपने जफर भाई से कहा था, आपने सुनिए ना, आप विधायक और सांसद ये पेंशन लेते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भी विधायक रह चुका हूं, तो हमारा जो पेंशन स्कीम है पूरे देश में 5,000 6,000 विधायक और सांसद होंगे, और जो हम बात कर रहे हैं आज, हम 3 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसकी वाह, बहुत बढ़िया। आप इनको सुन सकते हैं। जब एक न्यूज एंकर ने कहा कि आप लोग विधायक और सांसद और मंत्री होकर पुरानी पेंशन ले सकते हैं, 2-2 3-3 पेंशन लेते हैं, तो महोदय जी का कहना है कि पूरे देश में 2-3 हजार विधायक होते हैं, उनको पेंशन में कितना खर्चा होता होगा सरकार का। हम जो पुरानी पेंशन देने वाले हैं कर्मचारियों को, वो 3 करोड़ लोगों की बात हो रही है, तो इसमें सरकार के ऊपर बहुत बोझ पड़ने वाला है। ये देखिए, ये कैसा तर्क दे रहे हैं महोदय। वाह, और सुनिए क्या कहा है। गए बार भी हमने कहा, लीडर्स सेट एन एग्जांपल फॉर द कंट्री। संदीप जी, में कोई पेंशन ही नहीं दी जाएगी 75% को, जितने अग्निवीर जाएंगे हर साल 75%, तो 4 साल बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। जफर इस्लाम, नहीं तो ये 1 मिनट, जफर इस्लाम से रिस्पांस लेता हूं। देखिए संदीप जी, जैसा मैंने कहा पहले भी आपको कि देश की अर्थव्यवस्था, देश के खजाने और देश की जनता, इस सब चीज का ध्यान रखते हुए जो भी पॉलिसी सरकार लेती है वो जनता के हित में ही लेती है। अगर कोई मांग आती है जनता की तरफ से, उसको एग्जामिन किया जाता है और एग्जामिन करके जो सही फैसला लिया जाएगा। इसमें यह कहना कि हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये सही नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ कर्जा छोड़ के नहीं, या उसके ग्रोथ के लिए मांग होगी। वैसे रेफरेंडम का कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। मुकेश आनंद, अब थोड़ा सा चर्चा को समग्र करने की जरूरत है। जो ये पेंशन की नहीं करेंगे वो खा जाएंगे, इसीलिए उनके लिए पेंशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार से ही आना होगा। और ओपीएस की में थोड़े से कटौती करने से इतना बचाव किया जा सकता है कि हम सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक। मुकेश भाई, एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा मुझे एक चीज समझाइए। 2004 में एनपीएस आई, 57 साल हो गए थे देश को आजाद हुए। हर तरह की सरकारें हमने इन 57 सालों में 2004 से पहले देख ली थी। पहले अगर पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को आधी तनख्वाह दी जा सकती थी, तो ये आज इतना बड़ा आने वाली पीढ़ी पर बोझ के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? और दरअसल जो ये एनपीएस आई 1998 में, ऐसे दबे कमेटी जो रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी कि बाकी लोगों को भी कुछ पेंशन दी जा सकती है क्या। उनकी चर्चा तो रद्दी के टोकरी में डाल दी गई, एनपीएस इजाद हो गई और बात खत्म हो गई। तो आपने सुना कैसे प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन देने से सरकार के ऊपर बहुत बोझ होने वाला है। हम पुरानी पीढ़ी को पेंशन देकर आने वाली पीढ़ी के ऊपर कर्जा क्यों थोप कर जाएं। हम ऐसे तर्क दे रहे हैं जिससे कर्मचारियों के हित में